नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कार्यक्रम नमस्कार एमपी हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पूर्वा त्रिवेदी और अब से लेकर पूरे 1 घंटे तक आप रहेंगे हमारे साथ। तमाम जानकारियां होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, आपके सवाल होंगे, हमारे एक्सपर्ट के जवाब होंगे और हम और आप साथ में रहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0755, जी हाँ, हमारा एसटीडी कोड है, और 2660049, ये हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। टोल फ्री नंबर भी है आपके लिए 1800-233-0040, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे, तो आप इस नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। और चलिए अब हम बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है आज की तिथि, आज का पंचांग। जी हाँ, तो आज है, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज है 28 अगस्त 2023। आज दिन सोमवार है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, विक्रम संवत 2080 है। और आपको बता दें कि आज जो है श्रावण सोमवार का अंतिम सोमवार है, इसलिए शिव मंदिरों में भी भीड़ रहेगी और श्रद्धालु भी जगह जगह शिव जी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो अगर आप भी जाते हैं तो थोड़ी सावधानी रख के जाइए, सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, हेलमेट का उपयोग भी कीजिए, और हाँ, भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि इस समय बीमारियों का भी सीज़न चल रहा है, आई फ्लू भी चल रहा है और त्योहारों का सीज़न है। तो हमको इस तरह से रहना है कि कोई असुविधा ना हो, हम स्वस्थ भी रहें और सुरक्षित भी रहें। और बढ़ते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। जी हाँ, तो विवेकानंद जी कहते थे, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास आप पर से उठ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम किसी का विश्वास निभाते हैं तभी वो विश्वास हम पे कर सकता है। इसलिए विश्वास को तोड़िए मत, निभाइए। और अब हम बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। जी हाँ, तो हम आपको बताते हैं कि आज 28 अगस्त का दिन हमारे लिए क्यों खास था और क्यों खास है। हम आपको बताएंगे कि आज के ही दिन भोपाल सियासत की राजकुमारी एवं भारत की पहली महिला पायलट आबिदा सुल्तान का जन्म आज के ही दिन हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष MGK मेनन का जन्म भी आज के ही दिन हुआ था। साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल आज के ही दिन सन 1972 को पारित किया गया था। और सोवियत संघ ने आज के ही दिन 1984 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। भाग्यश्री साठी शतरंज में 28 अगस्त 1986 को ग्रैंड मास्टर बनने वाली प्रथम महिला बनी, और बराक ओबामा पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने जिनका नाम अमेरिका की एक बड़ी पार्टी ने आज के दिन 2008 में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में पेश किया था। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 और 2000 के सभी नोटों को प्रचलन से हटाने का निर्णय आज के दिन 2008 में लिया था। और पीवी सिंधु ने आज 28 अगस्त 2017 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। तो ये है हमारा आज का इतिहास। और अब हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले प्रारूप की तरफ। जी हाँ, हम जानते हैं कि आपको इंतज़ार होगा कि कौन हमारे विशेषज्ञ आज हमारे स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं, जिनसे आप अपने सवालों के जवाब यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में स्वागत करेंगे श्री पवन कुमार जैन जी का। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय दूरसंचार सेवा में अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के आप अधिकारी हैं, और वर्तमान में आप प्रतिनियुक्ति पर प्रधान महाप्रबंधक BSNL के पद पर यहाँ BSNL में कार्यरत हैं मध्य प्रदेश में। तो बहुत बहुत स्वागत हम आपका करते हैं, अभिनंदन करते हैं सर। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में श्री संजय सिंह चौहान जी, जो एडिशनल स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश शासन के। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत आपका। बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद हम आपको बताएंगे, क्योंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है, तो सबसे पहले भजन से शुरुआत कार्यक्रम की करते हैं और उसके बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। भक्तजनों के हृदय में रहते महाराजा महाकाल, उज्जैनी के जन मन बसते महाराजा महाकाल। भक्तजनों के हृदय में रहते महाराजा महाकाल, उज्जैनी के जन मन बसते महाराजा महाकाल। महाकाल
महाकाल महाकाल महाकाल महाकाल महाकाल महाकाल महाकाल के दर पे कैसा लगा हुआ है मेरा, दूर दूर से भक्त हैं आए छोड़ के सारा झमेला। मूरत शिव शंकर की सुहानी मन को लुभाने वाली, महाकाल की बरस कृपाएं सुख बरसाने वाली। बड़ी सुंदर है भस्म आरती प्रसन्न है महाकाल, बड़ी सुंदर है भस्म आरती प्रसन्न है महाकाल, बड़ी सुंदर है भस्म आरती, बड़ी सुंदर है भस्म आरती प्रसन्न है महाकाल। उज्जैनी के जनमन बसते महाराजा महाकाल, भक्त जनों के हृदय में रहते महाराजा महाकाल। उज्जैनी के जनमन बसते महाराजा महाकाल, महाकाल 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 महाकाल। जो महाकाल का नाम है बजता संकट सब मिट जाता, ऐसा कोई कष्ट नहीं जो यहाँ नहीं कट जाता। सावन में सब शिव को मनाते दूर दूर से आते, कलाकार नित शिव को रिझानी गाते और बजाते। जो भी सच्चे मन से सुनाता सुनते हैं महाकाल, जो भी सच्चे मन से सुनाता सुनते हैं महाकाल, जो भी सच्चे मन से सुनाता, जो भी सच्चे मन से सुनाता सुनते हैं महाकाल। उज्जैनी के जनमन बसते महाराजा महाकाल, भक्त जनों के हृदय में रहते महाराजा महाकाल। उज्जैनी के जनमन बसते महाराजा महाकाल, महाकाल 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 महाकाल। तो ये था श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर शिव भक्ति से ओतप्रोत हमारा ये भजन, और हम प्रार्थना करेंगे कि भोलेनाथ अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। और अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में अगली तरफ। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे अतिथि यहाँ मौजूद हैं श्री संजय सिंह चौहान जी और श्री पवन कुमार जैन जी। तो हम आपको बता दें कि पवन कुमार जी से हम बात करेंगे 5G से देश में बदलती दूरसंचार व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले और हम अपनी वार्तालाप शुरू करें उससे पहले एक बार पुनः हम आपको अपना नंबर बताना चाहेंगे, तो आप नोट कर लीजिए 0755 266 0049 और वही टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। तो हमें रहेगा आपके फ़ोन का इंतज़ार। तो पवन जी, सबसे पहले जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि हमारा विषय है कि 5G से देश में बदलती दूरसंचार व्यवस्था, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमको बताएं कि आखिर 5G क्या है और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। सभी दर्शकों को नमस्कार।
वैसे 5G शब्द कोई अननोन शब्द नहीं है किसी के लिए भी, जो जी। भी मोबाइल इस्तेमाल करता है सबको 5G शब्द सबने सुना हुआ है। लेकिन क्या है जो आपने सवाल पूछा, तो जी जो है स्टैंड्स फॉर जनरेशन। जी। तो ये 1G से लेके 5G तक यात्रा है। और 1G आप ऐसे समझिए कि जैसे आपका लैंडलाइन टेलीफोन होता था, वो मोबाइल हो गया। मोबाइल पे, जी। तो हाथ में लेके आप बात कर सकते थे, लेकिन उसमें दूसरी कोई सुविधाएं नहीं थी। जैसे पहले एक रिमोट हुआ करता था टेलीफोन का, वो रिमोट लगा के घर के अंदर पूरा घूमते हुए बात कर सकते थे आप। तो 1G मोबाइल जो है वो उसी तरह की टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट शुरू हुए कि भाई हम पूरे शहर में घूम लें, पूरी दुनिया में घूम लें, जी। मोबाइल एक हाथ में लेके। तो मोबाइल का साइज छोटा होता चला गया और चारों तरफ जो है ट्रांसमिशन सिस्टम और टावर्स की भरमार होती चली गई। तो वो 2G सिस्टम हुआ। अगला जो स्टेप था, 2G में हमको ज़्यादा से ज़्यादा 64 kbps तक स्पीड मिला करती थी। kbps मेरे ख्याल से लोग समझेंगे, किलो बाइट्स पर सेकंड। 3G जब आया तो हमने उसके साथ साथ GPRS टेक्नोलॉजी शुरू की, जो GSM के साथ GPRS मर्ज हुआ, जी। तो इंटरनेट से कनेक्ट होना शुरू हो गए। जी। 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 और 3G में हम इंटरनेट से कनेक्ट हुए। जी। 4G आया जिसमें थोड़ा और हायर स्पीड हम 3G में हमारे पास हार्डली जो है आप 2 Mbps तक आप जा सकते हैं, 2 मेगाबिट पर सेकंड तक। बहुत ज़्यादा डेटा आप डाउनलोड नहीं कर सकते, बिल्कुल। अपलोड नहीं जी। कर सकते। लेकिन और इंटरनेट एक्सेस में थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, स्पीड की काफ़ी कमी रहती थी। 4G ने इसको बहुत अच्छे से ओवरकम किया है और 4G में हम करीब 4G की जो स्थिति है, करीब हम 100 Mbps से लेके 1 Gbps तक जा सकते हैं। अच्छा, जी। इतनी स्पीड हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप किसी चीज़ का उपयोग करना शुरू करते हैं, नए नए आयाम खुलते चले जाते हैं, नए नए डिमेंशंस खुलते जाते हैं। बड़ी बात यह थी कि लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई अब इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से क्या हम डिस्टेंस पे कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उसके लिए 5G तकनीक का आविष्कार हुआ। और 5G तकनीक जो है वो मोटे तौर पे ये समझिए कि अब 5G से केवल आप बातचीत और इंटरनेट, यानी कि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, 1 Gbps से शुरू होती है। अच्छा, जी। 35 Gbps नॉर्मल होगी, आप 100 Gbps तक जा सकते हैं। 100 जी। और ये 4G से 100 गुना ज़्यादा फास्ट होगा। जी। अब जो लोग इंटरनेट पे, मोबाइल से इंटरनेट का काम करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, मेल्स लिखते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब उस पर देखते हैं, Movies उनके वगैरह लिए बहुत ये सारी जो है चीजें, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। ये तो हुई मोबाइल पे इंटरनेट का एक्सपीरियंस। जी। लेकिन जो 5G का जो असली उपयोग है, जी। वो असली उपयोग है ऑटोमेटेड मशीनिंग सिस्टम में। एक नया दौर शुरू होगा मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का। अभी आदमी जो है मशीन के थ्रू आदमी से बात करता है, जी। फिर आदमी मशीन से बात करता है, अब मशीन से बात करेंगे। मशीन तो ये नया जनरेशन है। जी। इसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। ये द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जहां एक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक डिवाइस दूसरे उसी तरह के डिवाइस से आपस में कम्युनिकेट करके डिसीजन मेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डिसीजन मेकिंग करके और एक्शन कर सकेंगे। जी। जैसे स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग है, जैसे जो जितनी स्मार्ट सिटीज आ रही हैं, सबकी जो लाइटिंग वगैरह है, सिक्योरिटी है, सारा कुछ जो है 5G इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होगा। क्या बात है सर। जैसा कि आपने बताया कि 4G से हमारा 5G में आना हुआ, तो एक जनमानस में एक प्रश्न रहता है कि हमको कितना समय लगा 4G से 5G तक आने में, और क्या ऐसी तैयारियां करनी पड़ी और कैसे आना हुआ? देखिए, ज्ञान का विकास और तकनीक का विकास निरंतर होता रहता है। हाँ। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे आदमी को मिलता जाता है, सुविधाएं मिलती जाती हैं, और अधिक सुविधाएं उसे चाहिए होती हैं। आप सोचिए, एक ज़माना था आज से 30 साल पहले, जब हम ट्रंक कॉल किया करते थे, घंटों इंतजार करते थे, फिर STD का ज़माना आया, ठीक है, तो आप घर से टेलीफोन कॉल करने लग गए, इंटरनेट पे बात और इंटरनेशनल बात करने लग गए। तो ये आवश्यकता के अनुरूप
जी। तकनीक निरंतर विकसित हो रही है जी। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी आप सोच सकते हैं वो हो सकता है। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है आपने। और हम इस जानकारियों को तमाम आपसे जारी रखेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे साथ हैं संजय जी। संजय जी का दर्शकों आपको बताना चाहूँगी कि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश में अतिथि सत्कार की रूपरेखा। जी हाँ, ये बहुत ही अलग विषय है और युवाओं के लिए तो विशेषकर जानने वाली चीज़ है, क्योंकि जिस तरह का प्रोटोकॉल एडिशनल स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं संजय जी, और जिस तरह से उनका वर्क प्रोफाइल है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और जानने लायक भी है। तो संजय जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अतिथि सत्कार है क्या? मतलब नमस्कार दर्शकों। अतिथि सत्कार जो विषय है ये आज से नहीं बहुत वर्षों से चला आ रहा है। जी। पहले एक राजा दूसरे राजा से जो कम्युनिकेट करते थे वो अपने स्रोत के माध्यम से करते थे, उनका एक लाइजनिंग ऑफिसर हुआ करता था। ये बहुत वर्षों से चला रहा। आज के ज़माने में हर स्टेट में एक पद रहता है जो दूसरे राज्यों से और केंद्र से संपर्क स्थापित करता है, उनके काम को करता है। तो उसमें हमारे जो राज्य अतिथि की श्रेणी में जो लोग आते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एक लिस्ट बनी हुई है, इसमें लिस्ट आते हैं जी। उनको। और उसके बाद हमारे सीएम साहब को एक अधिकार रहता है कि वो चाहे जिसको भी राज्य अतिथि घोषित कर सकते हैं। और दूसरी बात, राज्य अतिथि जब बनते हैं कोई भी आदमी, तो उसके लिए हमें आवास, सुरक्षा, रहने की और यातायात की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना पड़ता है। और इसके साथ साथ में जैसे भी कोई भी फॉरेन डिग्निटीज़ आते हैं तो उनको सीएम साहब के साथ मिलाना, गवर्नर साहब के साथ मिलाना, उनके साथ लाइजनिंग करना वो। और होता कैसे काम, सबसे पहले आज तो ये इंटरनेट आ गए हैं, मैं फैक्स का ज़माना था, वायरलेस के मैसेज से हमने 22 साल पहले वायरलेस आया करते थे घर में, फिर उसके बाद फैक्स आना चालू हुए, फिर मोबाइल आना चालू हुए, तो अब सुविधाएं बहुत हो गई हैं, तो काम करना बहुत आसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से आप प्रोटोकॉल ऑफिसर तक यहाँ पहुँचे हैं, बिल्कुल बहुत ही एक्सपीरियंस वाली जर्नी रही है आपकी और तमाम पदों पर आप रहे, तो वो भी जानना चाहूँगी आपसे कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से आपका यहाँ तक आना हुआ? मैंने सबसे पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था जी। उसके बाद करने के बाद मुझे होटल इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम में मुझे नौकरी मिली। तो सबसे पहली मेरी पोस्टिंग उज्जैन में ही, उज्जैन के बाद भेड़ाघाट, भेड़ाघाट के बाद खजुराहो, खजुराहो के बाद मांडू और मांडू के बाद भोपाल में। भोपाल में मैं 92 जून में आया और जून में आने के बाद होटल पलाश में मैंने नौकरी की। वो मेरा लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा जी जी। वहाँ पर बहुत सारा काम लिया करते थे मेरे बॉस लोग और उनको ये लगता था कि ये लड़का कुछ कर सकता है। और उसी बीच में सरकार यहाँ चेंज हुई, दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने, तो मेरी पोस्टिंग वहाँ पर सीएम ऑफिस में की गई, क्योंकि जिस दिन वो पहले दिन बैठे थे कुर्सी पे तो उन्हें 45 मिनट तक चाय नहीं मिली थी। ओह, ये उन्होंने मुझे खुद ने बताया था। तो चूँकि शपथ के जब हो रही थी तो उनको पता था टूरिज्म वालों ने की है और शपथ टूरिज्म के लोग ऑर्गेनाइज करते थे वहाँ पर। अच्छा जी। तो हुआ ये कि जब पहली बार जब मैं उनसे मिला तो वहाँ एक एमपीवी के चेयरमैन हुआ करते थे, चावला साहब जी। तो मैंने कहा सर मैं मध्य प्रदेश पर्यटन से विकास निगम से आपके पास आया हूँ और ये आज पहली चाय आपकी। तो वो कहले चावला जी आपको पता है कि जब मैं पहले दिन इस कुर्सी पे बैठा था मुझे 45 मिनट तक चाय नहीं मिली थी और आज ये आए हैं चौहान साहब तो हमको तुरंत चाय मिल गई और बहुत अच्छी तरह से मिली है। तो वो टर्निंग पॉइंट था वहाँ से। फिर उन्होंने 1 साल के बाद मुझे अपना OSD बनाया। OSD के बाद फिर मुझे टूरिज़्म में ही से मैंने कहा साहब मैं अब टूरिज़्म में नहीं जाना चाहता, तो मुझे उन्होंने फिर यहाँ मेरा प्रोटोकॉल के अंदर संविलियन कराया। जी जी जी। संविलियन हुआ। संविलियन के बाद मैं सहायक सत्कार अधिकारी के पद पर रहा, फिर सत्कार अधिकारी बना। जी। सत्कार अधिकारी के बाद फिर
बीजेपी सरकार ने भी मेरे लिए कार्यकाल को देखते हुए एक नई पोस्ट क्रिएट की, एडिशनल स्टेट प्रोटोकॉल क्या ऑफिसर। बात है सर। तो अभी मैं उस पद पर काम कर रहा हूँ। जी और सर इसकी रूपरेखा की अगर हम बात की जाए अतिथि सत्कार की और आपके पद की, तो वो भी हम जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारी वाला ये पद है और काफ़ी चीज़ों का निर्वहन आपको करना पड़ता है, ध्यान भी रखना पड़ता है। तो इसकी रूपरेखा के बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे आज। जब भी कोई भी अतिथि भोपाल में आता है, मध्य प्रदेश में कहीं भी आता है या किसी भी स्टेट में जाता है, तो वहाँ सबसे पहले उसका एक मैसेज आता है कि ये सज्जन यहाँ इस जगह पर जाएंगे। तो सबसे पहले भी हमारे पास आता है, हम उसका एक स्टेट गेस्ट का ऑर्डर बनाते हैं और जितने भी कंसर्न कलेक्टर्स रहते हैं जहाँ जहाँ वो जा रहे होते हैं, तो उस काम को वो कलेक्टर्स को हम भेज देते हैं। तो वहाँ पे कलेक्टर साहिबान उस काम को अपने एसडीएम से कराया करते हैं। भोपाल में ये काम हम ही लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे भी कोई भी आया तो उनको एयरपोर्ट पे जाना या रेलवे स्टेशन पे जाना, रिसीव करना, उनके लिए यातायात के लिए वाहन कंट्रोल रूम से कोऑर्डिनेट करके पूरा पायलट फॉलो पहुंचाना, जिसकी जैसी पात्रता होती है उसी हिसाब से उनको कंट्रोल रूम से प्रोवाइड किया। जैसे किसी को Z+ है तो बुलेट प्रूफ कार देते हैं, Z+ नहीं है तो पायलट फॉलो देते हैं, और नहीं है तो किसी को PSO ही देते हैं। तो जिसकी सुरक्षा के मानक के अनुसार वो लोग करते हैं। फिर हमको होटल में रुकाते हैं और उनके जो भी कोई किसी से मिलना है वो उसका काम कराया करते हैं। जी बहुत ही बढ़िया सर, और बिल्कुल जानने लायक बातें हैं और हमारे युवा भी इसको सुन रहे होंगे कि किस तरह से मतलब ये है कि इस फील्ड में भी जाया जा सकता है, और ये भी एक क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र। हम इस पे कंटिन्यू अपनी बात जारी रखेंगे। पवन जी, आपसे जानना चाहूँगी कि हम 5G पर बात कर रहे थे, तो 5G जो है अभी हमारे मध्य प्रदेश के कुछ राज्यों में हमने अभी शुरू किया है, शायद नहीं, मध्य प्रदेश में अभी 5G शुरू नहीं कर पाए हैं जी। तैयारियां सभी प्राइवेट कंपनीज की पूरी हैं जी। BSNL भी इस मामले में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जी। और उसमें केंद्र सरकार का बड़ा सहयोग रहा है, केंद्र सरकार का डायरेक्शन रहा है। और अगले आने वाले मार्च अप्रैल तक हम 4G सेवाएं जो कि 5G में कन्वर्टेबल होंगी, जी जी जी, वो मध्य प्रदेश के मेजर इलाके में जी शुरू कर देंगे। जी मेन एक प्रोजेक्ट है जो मिशन 500 नाम से जाना जाता है, जी। इसको 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और BSNL, जब उसकी जिम्मेदारी BSNL के कंधों पे है कि ऐसे सभी गांव जहां पे किसी भी प्रकार की कोई सर्विसेज नहीं हैं, जी जी, मोबाइल की नहीं है, लैंडलाइन की भी नहीं पहुंची हैं, तो वहाँ पे 4G नेटवर्क हमें खड़ा करना है ताकि हर गांव में ये सुविधा पहुंच सके और हर गांव को इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट किया जा सके। जी। तो ये प्रोजेक्ट बड़ी तेज़ी से चल रहा है और बहुत जल्दी 6 महीने के भीतर जो है ये गांव-गांव तक सुविधा पहुंचेगी। जी बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि 2024 जो है वो हमारे दर्शकों के लिए एक 5G की सौगात लेकर आएगा और उनको ये सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, अभी इंटरनेट के बिना आधुनिक युग है और उसके बिना किसी भी कार्य के को कर पाना संभव नहीं है बिल्कुल। मतलब आप बिना उसके, चाहे किसी हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, उद्योगों की बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए, हर क्षेत्र में बिना इंटरनेट के कहीं भी कुछ नहीं है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं बताना चाहूँगी दर्शकों के पंडित जी जो हैं हमारे साथ, पंडित राजीव भार्गव जी हैं, जो वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्योंकि सावन का माह चल रहा है तो पवन जी हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे और पंडित जी अभी हमारे साथ हैं। तो राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि आज जो है सावन का अंतिम सोमवार है और इस बार जो है श्रावण मास जो है पूरे 2 महीने चला है, तो आज का ये जो अंतिम सोमवार है वो कुछ ज़्यादा महत्व रखता है पूजन पाठ को की दृष्टि से? जी, इस बार हमारे श्रावण में एक महीना हमारा ज्यादा बढ़ गया था, तो इस बार 8 श्रावण थे। जी जी जी, तो एक
4 रहे अपने पुरुषोत्तम मास के और 4 रहे अपने श्रावण के। तो लास्ट श्रावण जो रहता है इसलिए महत्व पड़ जाता है, जी क्योंकि जो लोग अभिषेक पूजन नहीं कर पाए हैं तो लास्ट में अभिषेक पूजन वगैरह सभी लोग कर सकते हैं, इसलिए विशेष श्रेष्ठ बढ़ जाता है महत्व हमारा। अच्छा जी, तो आज का दिन का कुछ विशेष मुहूर्त भी है जो हम हाँ, अपने विशेष दर्शकों को जी, बता हाँ सकते हैं? जी जी हाँ, 10 बजे से प्रारंभ कर सकते हैं आज जी जी, जो कि अच्छा। हमारा शाम तक रहेगा पूरा। जी पंडित जी, जैसा कि जानते हैं कि अंतिम सोमवार है और अब रक्षाबंधन का त्यौहार है, आने ही वाला है 1-2 दिन में, लेकिन अब उसको त्यौहार को लेकर भी कुछ भ्रांतियां भी बनी हुई हैं, संशय बना हुआ है कि 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाए या 31 तारीख को। हम चाहेंगे कि ये भी आप हमारे दर्शकों को कुछ क्लियर करें कि हम किस दिन ये त्यौहार मना सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि 30 तारीख को हमारी पूर्णमासी आ गई है, जी जो कि हमारे इस सुबह 30 तारीख को 7:30 तक हम राखी वगैरह बांध सकते हैं, और 7:30 के बाद क्या भद्रा लग जाएगी, तो भद्रा हमारी क्या है कि 8:30 तक चलेगी। तो रात 30 में। तारीख को रात्रि में 8:30 बजे से लेके हम 31 तारीख को 8:30 बजे तक हम रक्षाबंधन इत्यादि हमारा कार्य पूजन पाठ हम कर सकते हैं। जी, यानी रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार 31 को मनाया जाएगा। 31 को मनाया जाएगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारी के लिए। और हमारे दर्शक भी इंतज़ार कर रहे थे कि किस दिन राखी का त्यौहार हम मनाएं, तो देखिए पंडित जी ने बता दिया है, आप भी तैयारियां कर लीजिए और ख़रीदारी कर लीजिए, लेकिन सावधानी के साथ। और पवन जी हमारे साथ हैं, तो पवन जी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है मतलब जो क्षेत्र हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्र हैं भारत देश को प्रगति करवाने वाले, जो हमारे चाहे हम बात कर रहे थे हेल्थ सेक्टर की, उद्योगों की, तो उसमें हमारा जो 5G है वो जी। किस तरह से हमारे लिए मददगार है? देखिए, वैसे तो हम लोग जी। सामान्य तौर पर जानते हैं कि भाई कम्युनिकेशन जो है किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम को करने में कम्युनिकेशन तो इसेंशियल है, जी इसेंस ऑफ लाइफ आज हो गया है। हम पहले आपस में मिल के बात करते थे, अब दूर से रह के बात करते हैं, और अब तो ये हो गया कि मशीन से बात करते हैं, मशीनें आपस में बात करती हैं। तो ये डेवलपमेंट है, ह्यूमन एंडेवर जो है वो अनलिमिटेड है और ह्यूमन डेवलपमेंट अनलिमिटेड है। आप कहाँ तक जा सकते हैं आपने स्वयं कोई कल्पना नहीं की है। तो मैं आपको बताऊं कि 5G आने से हाँ। आपके जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित होने वाला है। और सबसे पहले मैं आपसे लूँगा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जहाँ पे डेंजरस है कि मनुष्य वहाँ काम करे तो उसके लिए खतरा है, जी तो वहाँ आप ऑटोमेटेड सिस्टम्स और 5G तकनीक से कंट्रोल कर सकेंगे। क्या बात है। अभी पवन तो जी ऑटोमेटिक जी। जैसे कहते हैं ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन, जी जी जी, वो शुरू हो जाएगी। अरे क्या बात है। पवन जी, अभी हमारे साथ हमारे कॉलर हैं जी। मिश्रा जी, वो जुड़ चुके हैं भोपाल से। जी। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, थैंक यू। जी मिश्रा जी, हमारे साथ पवन जी हैं, जो जैसा कि आपको पता है कि 5G के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, देश में बदलती दूर संचार व्यवस्था को लेकर। तो आप पूछ सकते हैं, आपका क्या सवाल है? बताइए मिश्रा जी। पवन सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। अजय मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम भोपाल सर। जी नमस्कार। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसा हम अभी देख रहे थे, क्योंकि हमें देश के युवा वर्ग में है अभी तक, तो हमने देखा सर कि जब मोबाइल हैंडसेट की एक क्रांति आई थी तो वो 4G टेक्नोलॉजी पे आई थी, और बहुत सी कंपनी सर अभी 5G मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही। मैं भी जो फोन यूज कर रहा हूँ वो 4G है, तो क्या जब हम 5G में स्विच करेंगे जी। तो हमें हैंडसेट्स भी चेंज करने पड़ेंगे क्या सर? जी, अभी बहुत सारी कंपनियों ने ये शुरू कर दिया है कि 4G मोबाइल हैंडसेट ऐसा बना रहे हैं कि जो 5G में भी सर्व करेगा और कंपैटिबल होगा। लेकिन जिनके पास पुराने हैं, जो 3G कंपैटिबल विद 4G लिए हुए हैं, वो तो बदलने पड़ेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने मोबाइल कब खरीदा है और 5G तकनीक कब शुरू हो रही है, कितना हाई स्पीड बैंडविड्थ आपका मोबाइल हैंडल कर सकता है। तो मतलब ऐसा कोई मैंडेट नहीं है सर कि मतलब चेंज करना ही पड़ेगा, अगर अपग्रेड मॉडल हाँ, है तो ये भी चल जाएगा? ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। 4G वाला हैंडसेट 5G में भी चल सकता है, लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत पुराना है तो फिर आपको बदलना पड़ सकता है। थैंक यू यानी सर। दोनों तरह की संभावनाएं हैं। जी जी। मिश्रा जी को शायद अपने सवाल का उचित जवाब मिल चुका है। और मिश्रा जी, सही बात है कि अगर हैंडसेट ज़्यादा पुराना होगा
तो हाँ, हमको फिर उसको चेंज करना ही पड़ेगा। Yes, yes, yes. 5G की अगर हमको सेवाओं का लाभ जैसे आपको लेना है ध्यान तो- होगा 2G जी, से 3G जब आया था जी। तो 3G हैंडसेट हमें बदलने पड़े जिसमें हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते थे। जी 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 तो वो निरंतर विकास की प्रक्रिया है और वो करना ही पड़ेगा, जी बिल्कुल तो हमें तैयार रहना चाहिए उसके लिए। जी बिल्कुल। जी। तो अच्छा हम बात कर रहे थे और ये तो थे हमारे कॉलर, और हम बात कर रहे थे अब संजय जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अतिथि सत्कार को लेकर जो आप हमको बातें बता रहे थे, अगर यूथ हमारे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि कुछ नई फील्ड में जाना है और जब उनको पता चलता है कि हम इस क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं, तो मैं चाहूँगी उस बात पर भी आप प्रकाश डालें कि कैसे लोग जो है इस फील्ड से जुड़ सकते हैं और इसमें आगे आ सकते हैं। इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले हमको पर्यटन विभाग से जुड़ना पड़ेगा। टूरिज्म के क्षेत्र में होटल इंडस्ट्री है, वो कोर्सेज कराती हैं। ग्वालियर में IITTM है, वो कोर्सेज कराते हैं। उनको करने के बाद आप इस से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद जैसे हेल्थ की बात किया, पहले हम केवल होटल इंडस्ट्री से ही संबंधित थे कि होटल वाला होटल में ही। अब हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में भी जितने भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल बनते जी। हैं तो उसकी हाउसकीपिंग भी और उसकी लाइजनिंग के लिए भी वो लोग भी रखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर हम जाना चाहते हैं जी। तो प्राइवेट सेक्टर में भी उनके लाइजनिंग ऑफिसर रहते हैं, काम वही रहता है, वही सारी चीज़ें रहती हैं। तो चूँकि आप स्किल्ड अगर रहते हैं वहाँ से तो आप स्किल का अपने स्किल का इस्तेमाल करके उन जगहों पर जा हाँ सकते मतलब हैं। सर ये तो बहुत बढ़िया अच्छी जानकारी है कि भारत सरकार के साथ मतलब मध्य प्रदेश सरकार के साथ अभी आप कार्य कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर भी इस तरह की सुविधाएं दे हाँ, रहे हैं। प्राइवेट और सेक्टर में प्रोटोकॉल भी आप ऑफिसर बिल्कुल जा वहाँ सकते हैं। जैसे जी। होटल इंडस्ट्री में जो कोर्सेज रहते हैं उसमें हाउसकीपिंग, बेकरी, कन्फेक्शनरी, कुकरी, जी फ्रंट ऑफिस, रेस्टोरेंट के लिए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जो जिस डिपार्टमेंट में जाना है वो 3 साल का भी कोर्स कर सकते हो और एक 6 साल भर के भी कोर्सेज रहते हैं, उनको भी करके आप उसमें जा सकते हैं। जी मतलब सर उसमें ये तो निर्धारित रहता है कि नहीं आपका 12th में ये विषय होना चाहिए या नहीं, इसका उसमें ऐसी निर्धारण कोई होना उसमें चाहिए, एक ऐसा कुछ उनका नहीं रहता। जी। जैसे कोर्स PMT PET चला करते थे, जी, 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 इसमें हाँ। IHM का भी एक टेस्ट होता है, अच्छा अच्छा जी, उसको जी। पास करना के बाद ही आप उसमें जा सकते हैं। जी बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी है ये, और जो हमारे युवा हैं या बच्चे हैं इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी कर सकते हैं और इस क्षेत्र में भी अपना करियर आप बना सकते हैं। संजय जी हम बात कर रहे थे अभी आपके एक्सपीरियंस की और इन तमाम बातें, तो इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव आपके रहे होंगे, तो हम चाहते हैं कि वो भी आप हमसे साझा करें। इस क्षेत्र में सबसे पहले ये होता है कि आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है हमेशा, क्योंकि इसमें आपका 0% एरर पे आप काम करते हो। जी। एरर आपकी कुछ भी नहीं होनी सकती है, तो आपको हमेशा समय से पहले पहुंचना पड़ा है और पहुंचना भी चाहिए। उसका एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको, अभी रिसेंटली है डॉक्टर हर्षवर्धन जी का हमारे माननीय CM साहब के साथ ब्रेकफास्ट पे बुलाया था उनको। तो ब्रेकफास्ट पे बुलाया तो मैंने रात को उनके PA से बात की कि मैं सुबह 8 बजे आऊँगा और अपन सर को लेके चलेंगे। रात को पता नहीं क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ CM हाउस से, तो उन्होंने यहाँ पर नाश्ते का ऑर्डर दे दिया कि जहाँ रुके थे हमारे VIP गेस्ट हाउस में। तो मैंने पूछा, मैंने कहा तैयारी है? कहा नहीं नहीं सर ने तो यहाँ नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं समय पर था, हमको 9 बजे जाना था, मैं वहाँ 8:15 पर पहुँच गया था। और वहाँ फिर मैंने उनसे बात की सर से कि सर वो तो CM साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और CM हाउस से कंफर्म किया कि नहीं नहीं CM साहब तो इंतज़ार कर रहे हैं, आप लेके आइएगा। क्योंकि समय पे था, उनके पास भी उतना समय मिल गया था, तो मैं तैयार लेकर फिर उनको CM हाउस पहुँचा। CM हाउस पहुँचने के बाद मैंने कहा सर आप CM साहब से बात कीजिएगा, और 10 बजे की फ़्लाइट थी, 10:30 बजे फ़्लाइट जाती थी। मैंने कहा मैं आपको एयरपोर्ट पर मिलता हूँ। एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद वो सब चीज़ों को आदमी आपको बहुत देखता है, हर चीज़ आपकी वॉच करता है। जी। फिर जब जाने लगे तो मुझसे बोलते चौहान साहब आप अपना मुझे मोबाइल नंबर देंगे क्या? मैंने कहा मेरा मोबाइल नंबर? कहे हाँ हाँ आपका। तो और कहने लगे उस पर मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा हाँ। कि ये आपका मोबाइल नंबर है। मैं कहा सर उस पर लिखा क्या सर दिस संजय सिंह चौहान और बो वैयाश, जी। तो आपकी यात्रा शुभ हो।
तो वहाँ से मैसेज आया, थैंक यू संजय जी। जी और उसके बाद सिलसिला जो आज तक चालू है, उनसे बराबर बात होती है जी, और चलता रहता है। क्या बात है सर। मतलब इस चीज़ से एक और शिक्षा मिलती है सर कि अगर समय की जो महत्ता होती है, अगर हम उसका ध्यान रखें तो भी हमारे करियर में, हमारे जीवन में हम बहुत सारे पड़ावों पर पहुंच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। समय जिसने समय को पकड़ लिया जी वो कुछ भी पकड़ सकता है। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया जी। बहुत सही अच्छा। बात है कि नहीं, लेकिन बहुत ही जानकारी वाली बात है और किस तरह से आप अपना प्रभाव लोगों तक पहुंचाते हैं। और व्यक्तित्व वाली भी एक बात होती है कि आपकी पॉजिटिव चीज़ें भी, सकारात्मक चीज़ें भी लोगों के दिल में किस तरह से घर करती हैं। तो ये भी शायद इस प्रोफेशन का एक महत्वपूर्ण चरण इसको हम कह सकते हैं। बहुत कि- बहुत जी, बड़ा अंग है ये, महत्वपूर्ण का जी इसका। जी 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 क्योंकि आपको लोग इतना वॉच करते हैं कि आप सोच नहीं सकते उसकी चीज़ें। जी मैं उसके बारे में भी आपको किस्सा बताना चाहूँगा हाँ कि वसुंधरा राजे जी थी जो राजस्थान में सीएम थी, और यहाँ पर सीएम साहब की शपथ हुई थी, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान के सीएम्स और रुइया साहब, अडानी जी, अंबानी जी, सब लोग आए हुए थे। तो वहाँ सबको व्यवस्था करनी थी। तो जैसे आपने एक लोग होता है, एक बुके दिया, दूसरे को दे दिया और वही तीसरे को पास कर दिया। तो मैडम ने तुरंत बोल दिया कि एक जैसे जो बुके दिया था मैं वही था, मैंने बुके दिया, मैं मध्य प्रदेश का प्रोटोकॉल ऑफिसर आपका स्वागत करता हूँ। तो मेरे पीछे कोई नेताजी थे, उन्होंने बुके दिया, तो उन्होंने कहा आप एक बुके तो लेके ही आ सकते थे। तो आपको तुरंत नोटिस किया जाता है। जी फिर नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये संजय जी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं मैं लोगों वही के बता लिए, रहा हूँ लेकिन आपको। मायने कितना रखती हाँ। हैं, ये चीज सीखने वाली बात है। और फिर आपको एक वाकया और बताता हूँ कि अनुपम खेर साहब यहाँ पर आए हुए थे जब नर्मदा यात्रा चल रही थी। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर मिला, मैंने कहा सर मैं संजय सिंह चौहान, मध्य प्रदेश का प्रोटोकॉल ऑफिसर, आपका मध्य प्रदेश की धरा पर आपका स्वागत करता हूँ। जी तो वो उन्हीं का एक सीरियल चला करता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जी तो यही बोला मैंने, कहा लाइफ में कुछ भी हो सकता है और संजय चौहान आपको यहाँ पर स्वागत करता है। जी, तो उन्होंने जी। मुझे ऐसे ही गले से लगाया। फिर चलते चलते बोले नीचे से कि आप अपनी जुराब दिखाएंगे क्या मुझे? अच्छा, हाँ। तो मैंने ऐसा पैंट ऊपर किया और उनको अपनी जुराब दिखाई। कहने लगे व्हाट ए एस्थेटिक सेंस संजय यू हैव। वाह, आह। क्या बात है। उसके बाद फिर कहने लगे आओ विशाल, जिन्होंने अभी पिक्चर बनाई है कश्मीर वाली, जी 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 तो कहने लगे आओ हम इनके साथ अपना फोटो खिंचाएंगे। तो मैंने कहा यू मेड माई डे सर। जी, क्या बात है सर। मतलब आपके अनुभव तो ऐसे हैं कि उसके लिए तो हमारा दिन भर का समय भी जो है वो कम पड़ जाए, क्योंकि इतनी सारी बातें सीखने को है, इतनी सारी चीज़ें जानने को है कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से अपने प्रोफेशन को किस तरह से पूरी शिद्दत के साथ निभाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और समाज में इतना अच्छा उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। मैं इसमें जी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मुझे 2-3 बार नारायण एकेडमी में बुलाया लेक्चर देने के लिए। जी आप जिसको हम रिसीव करते हैं वो हमसे कई लाख गुना शार्प रहता है। उनको हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते बिल्कुल। कि आप सोचोगे हमने सर मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं लेट हो गया, कभी नहीं बना सकते। वो जान के आपको इग्नोर कर दें, ये अलग बात है। और आप जो काम करते हो ना, अगर दिल से करोगे तो वो आपके चेहरे पे झलकेगा। बिल्कुल ये बात ठीक, ये बात बहुत अच्छी है। जी तो जब भी काम करो तो दिल से करो। पर्टिकुलर ये वाला जो काम है आपका हॉस्पिटैलिटी वाला, तो वो आपके चेहरे पर रहेगा। और नहीं तुरंत आदमी चेहरा पढ़ लेता है आपका। नहीं, बिल्कुल जी। नहीं, बहुत सही जानकारी और बात कही आपने कि सही बात है कि जब तक हम इन चीज़ों का पालन करेंगे और जब हम इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे तभी हम किसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं।
सहजता, सरलता, आपका व्यक्तित्व और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं बहुत मायने रखती हैं, नैतिक चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। और संजय जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि संजय जी ने बताया कि उनकी व्यस्तताएं ज़्यादा हैं और किस तरह से वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे निरंतर बढ़ रहे हैं, हमें भी एक सीख दे रहे हैं और हमारे युवाओं को भी एक सीख दे रहे हैं कि किस तरह से हमको आगे करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी इन तमाम जानकारियों के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप चलते चलते एक प्यारा सा संदेश हमारे दर्शकों को दें कि किस तरह से जो है, जी शॉर्ट में। जो भी काम करो दिल से करो। जी क्या बात है इस संदेश में बहुत कुछ छुपा हुआ है दर्शकों, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इसी महानाद से निस्पंद ब्रह्मांड में स्पंदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चेतना और गति की इस यात्रा के प्रथम बिंदु से प्रकाश और ऊष्मा का संचार हुआ। इसी नाद से उत्पन्न हुई 52 मातृकाएं और इन्हीं मातृकाओं की अव्यक्त स्थिति सहस्त्रार चक्र में निहित है, जो शिव का स्थान है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयमस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मैं आदिदेव हूँ, विश्वनाथ, विश्व बीज, विश्वंभर हूँ। मैं सृष्टि के सृजन और संहार का अधिदेव सर्वेश्वर महाकालेश्वर हूँ। काल के घनघोर अंधकार में जब किसी कण का भी अस्तित्व नहीं था, तब भी मैं विद्यमान था। जब न दिन था और न रात, न सत्य था न असत्य, न कार्य था न कारण, और न उदय था न अस्त, तब भी मैं ही था शिव। सर्वत्र मेरी अमृत रूपा शक्ति प्रभासित थी, क्योंकि मैं ही इस ब्रह्मांड का रूपाकार दाता हूं और विध्वंसकारी प्रलय का संवाहक भी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पंच महाभूत भी मैं ही हूं। मैं ही पुरुष, मैं ही नारी, मैं वनस्पति हूं और हूं सृष्टि के समस्त जीवों में व्याप्त चेतना पुंज। न पुण्यम। तो अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नमस्कार एमपी और हमारे विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में यहाँ उपस्थित हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आनंद कृष्ण वर्मा जी, जो सहायक निदेशक राजभाषा हैं बीएसएनएल में। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि आनंद जी से आज जिस विषय पर हम संवाद करने वाले हैं उसका विषय ही ये है संवाद की अनिवार्यता और महत्व। जी तो आनंद जी, सबसे पहले हमारे कॉलर हमसे जुड़े उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो विषय है हमारा कि संवाद की अनिवार्यता और महत्व, हम चाहते हैं आप इस पर भी प्रकाश डालें। देखिए पूर्वा जी, जब मनुष्य सृष्टि का कहना चाहिए सबसे कमज़ोर प्राणी है, लेकिन उसने अपनी कमज़ोरी में रहने के बावजूद भी अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसने सबसे पहली जो ज़रूरत महसूस की वो थी सामाजिकता की। और सामाजिकता की शुरुआत जो है वो संवाद से होती है। जब आप संवाद करेंगे तो आप एक दूसरे के साथ जुड़ते रहेंगे, और जब एक से कहावत ही है, कहा ही जाता है कि एक से मिलकर एक होती है तो 11 हो जाते हैं। तो जब लोग एक से एक के साथ एक जुड़ते गए, संवाद के माध्यम से जुड़ते गए, संवाद ने वो
एक तरीके से माध्यम बनाया जिससे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े। इसलिए संवाद अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ है और उसको मनुष्य ने बहुत प्रारंभिक आदिम अवस्था में ही समझ लिया था। इसलिए संवाद के महत्व को आदिम अवस्था से चला आ रहा है और वो आज भी चला आ रहा है। जी जी। तो संवाद तो निश्चित रूप से बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। संवाद नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सारे के सारे जो भी विकास हैं, सारी की सारी जो तरक्की हमने की है, वो सारी की सारी तरक्की खत्म हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। आनंद जी, जैसा कि आपने कहा कि संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता जी है। जी जी आपने देखा कि आधुनिक युग में जो संवाद की अनिवार्यता है, जी जी जी, वो देखिए, संवाद की अनिवार्यता की आपने जैसा बात कही, हाँ, हाँ। संवाद की अनिवार्यता बढ़ने के साथ साथ में संवाद के विभिन्न माध्यम भी बढ़ते गए। तो संवाद का सबसे पहला माध्यम तो भाषा ही है। हम सभी जी, जानते जी, हैं भाषा जी, के बिना तो कोई जी। संवाद हो ही नहीं सकता। पहले वो भाषा क्या है, जो आज की जो भाषा है वो क्या है, वो वास्तव में जो ध्वनि संकेत हैं, उन ध्वनि संकेतों का एक व्यवस्थित स्वरूप है, वो भाषा बन गई। अन्यथा ध्वनि संकेत भी अपने आप में एक भाषा का या संवाद का एक माध्यम हुआ करते हैं। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में ढोल नगाड़ों की आवाज़ों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे और अलग अलग प्रकार की चीज़ों के माध्यम से भी अलग अलग तरीक़ों से भी धुआं से आग लगा करके अलग अलग तरीक़ों से संवाद किया जाता था, अलग अलग तरीक़ों से संदेश भेजे जाते थे। लेकिन जब उन सारे के सारे संदेशों को, उन सारे के सारे संकेतों को एक व्यवस्थित रूप दे दिया गया तो भाषा बनी। और भाषा का जैसे जैसे विकास होता गया है वैसे वैसे मनुष्य का विकास होता गया है। अब देखिए कि मनुष्य का जो पूरा का पूरा विकास क्रम है वो भाषा के विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे भाषा विकसित होती गई वैसे वैसे मनुष्य विकसित होता गया है। यदि आप ये समझ लें कि यदि भाषा का विकास यदि रुक जाएगा, मनुष्य का विकास रुक जाएगा। और पूर्वा जी, मुझे थोड़ा सा अफसोस है इस बात को कहने में कि हमारा वर्तमान समय जो है वो धीरे धीरे भाषा का विकास तो हो रहा है, लेकिन भाषा का एक रचनात्मक तरीके से विकास में कुछ अवरोध तो आ रहे हैं अभी इस समय में। इसी कारण से ऐसा भी लगता है कि मनुष्य वैचारिक रूप से भले भौतिक रूप से भले उन्नति कर रहा हो, लेकिन वैचारिक रूप से, आत्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ खो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो यही है। दूसरी बात, मैंने जैसा कि बताया कि भाषा जब हमारे पास में है तो फिर भाषा को अभिव्यक्त करने के बहुत सारे हमारे पास में माध्यम हुए। जैसा कि अभी आप बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। आदरणीय जैन साहब ने तो 5G के बारे में जो बिल्कुल नई से नई तकनीक है उस तकनीक के बारे में जानकारियाँ दी हैं। तो ये सारी की सारी जो तकनीकें हैं ये मूल रूप से इसी संवाद को स्थापित करने का एक माध्यम है। आज हम पहले हमें किसी से बात करना होती थी, अभी जैसा कि जैन साहब ने बताया भी कि जैसे टेलीफोन के माध्यम से ही हमें किसी से बात करना होती थी, ट्रंक कॉल बहुत बहुत देर तक वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, STD। फिर अब तो मोबाइल हमारी जेब में, हम कहीं पर जहाँ हैं वहीं से बात कर सकते हैं। और अभी तो 5G सर्विस आने वाली सेवाएं जो आ रही हैं तो उसमें भी तो संवाद का जो क्रम है, संवाद की जो महत्ता है वो धीरे धीरे हम समझते जा रहे हैं और संवाद का महत्व बढ़ाते जा रहे हैं और संवाद के माध्यमों को विकसित करते जा रहे हैं। और संवाद के जो माध्यम विकसित हो रहे हैं इसी से मनुष्य जाति का विकास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आनंद जी, इन जानकारी को, इन बातों को हम कंटिन्यू रखेंगे। और पवन जी, अभी हमारे साथ एक और कॉलर है, महक जी। वो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। तो महक जी बताइए। महक जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार। सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था जी कि जो घरों के बाहर बीएसएनएल के बड़े बड़े डब्बे से लगे रहते हैं गेटों पे, जी काफी जी पुराने हैं या कुछ हैं, अब वो घर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज हो चुके हैं। अब वो हटाने के लिए क्या होगा? क्योंकि घर में तो सबको प्रॉब्लम हो रही है, गेटों पे लगे हुए हैं या दरवाजे पे लगे हैं। जी 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 हाँ, ये आपकी बहुत ही जेन्युइन समस्या है। उसको डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बोलते हैं, DP शॉर्ट में। और 10-12 घरों के बीच में एक पॉइंट लगा दिया जाता है। पहले वो पोल पे लगाए जाते थे, बाद में जब ऑप्टिकल फाइबर केबल का चलन हो गया और उसको हम इस्तेमाल करने लगे और फाइबर से को घर तक पहुंचाया हमने और फाइबर से इंटरनेट की सुविधा, ब्रॉडबैंड की सुविधा देने लगे, तो वो फिर हमें घरों के आसपास ही लगाने पड़ते हैं। और ये केवल BSNL ही नहीं, सभी कंपनियां करती हैं। लेकिन वो धीरे धीरे उनका भी नवीनीकरण हो रहा है और हम कोशिश करते हैं कि उसको इस ढंग से लगाया जाए ताकि थोड़ा छुप भी जाए और किसी को, उपभोक्ताओं को असुविधा भी ना हो। ये अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहती है। आपकी कोई समस्या है तो आप जो है
BSNL का अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है तो BSNL से आप संपर्क कर सकते हैं, एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, वो आके उसको ठीक कर देंगे। जी महक जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपना उचित जो है उत्तर वो प्राप्त हो चुका है पवन जी से। और अगर इस तरह से कोई समस्या है तो जैसा कि पवन जी ने बताया कि आप BSNL में एक शिकायत भी आप दर्ज करा सकती हैं, जिसका निराकरण भी किया जाएगा। और पवन जी, जैसे कि महक जी ने बताया कि इस तरह से मतलब जनमानस में कई सारी चीज़ें रहती हैं 5G को लेकर, और जब आपने उनसे बात की ऑप्टिकल फाइबर या इसको रिलेटेड, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि 5G और ऑप्टिकल फाइबर जो है, क्या इसमें कुछ सिमिलरिटी है, या इसको भी हम चाहेंगे कि आप देखिए 5G जो है मोबाइल तकनीक है जो आपके हैंडसेट पे और टावर के बीच में कम्युनिकेशन करती है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन चैनल होता है इसको कहते हैं रेडियो चैनल। जी, तो ये रेडियो चैनल होता है। हम मतलब हिंदी में हम उसको कैसे कहेंगे, एक कनेक्टेड, फिजिकली कनेक्टेड है, एक अनकनेक्टेड है, रेडियो से कनेक्टेड है। जी जी। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है ये कम्युनिकेशन का बहुत लेटेस्ट और बहुत तेज माध्यम है। ऑप्टिकल फाइबर में जो है प्रकाश की गति से, अच्छा, और प्रकाश की किरणों पर सवार होकर हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। तो जैसे मोबाइल के टावर्स होते हैं, उनको कहीं एक सेंट्रल पॉइंट पे टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट करना है, तो टावर से लेके उस वहां तक हम ऑप्टिकल फाइबर से ही कनेक्ट करते हैं। जी, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एक तरह से समझिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर है। जी जी जी, वो हार्डवेयर है, और मोबाइल तकनीक जो है वो सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर है। एक और जन भ्रांति का निराकरण मैं आपसे चाहूँगी पवन जी, कि लोग कहते हैं कि 5G इस तरह के जो जब हम लॉन्च करते हैं, नेटवर्क आते हैं, तो पर्यावरण को कुछ नुकसान होता है, या लोगों का कहना है कि पक्षी हमारे कुछ हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं इससे रिलेटेड, या कुछ ऐसी हानिकारक किरणें भी निकलती हैं। मैं चाहती हूँ इसके कुछ क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है हमारे। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है पूर्वा जी, और ये सभी लोगों की कंसर्न है जी, और कुछ भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं। देखिए, हमारी आवश्यकता ये है कि हमें अपने टॉयलेट में भी मोबाइल के सिग्नल चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और टावर जो है लोग मिलके मोहल्ले में भी नहीं लगाने देते जी, ये बड़ी समस्या है। और उससे कारण है, कुछ भ्रांतियां ऐसी फैल गई कि जी मोबाइल का जो सिग्नल है, मोबाइल की जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन से हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पक्षी मर गए, वनस्पति को नुकसान पहुंच गया। ये सब झूठी बातें हैं जी, और इसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है। आपको मैं बताऊं कि मोबाइल रेडिएशन के जो हेल्थ हैजार्ड हैं, इन पे सारी दुनिया में रिसर्च होती है, और आज तक ये नहीं पाया गया कि मोबाइल रेडिएशन से कोई हेल्थ हैजार्ड होता है। जी, सीधा सीधा संबंध कभी नहीं निकला। कभी नहीं निकला। जी, अब आपके घर में सामने टावर लगा हुआ है, सब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं कान में लगा के, टावर जो है मोहल्ले में लगा हुआ है, आप कहेंगे जी वो टावर लगा है वो हमको नुकसान कर रहा है। तो ये थोड़ी सी इलॉजिकल बात है। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, फिर भी इसके बावजूद भी भारत में जो मोबाइल कवरेज के रेडिएशन के मानक हैं वो सारी दुनिया से 1/2 हैं। जी, सारी दुनिया में जो मानक है वो भारत में 1/10 किया है। नहीं सही बात है। तो, मतलब जी, तो यहाँ तो मन में किसी तरह की शंका ही नहीं होनी चाहिए कि मोबाइल से मतलब हैजार्ड आपको हो रहा मतलब ये है। एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और 5G है जो आ रहा है हम सबकी सुविधाओं के लिए। हम इससे अपने करियर को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लगाएं, उन्नति में लगाएं, तरक्की में लगाएं, और बहुत अच्छी सुविधा है। एक कंपैरिजन मैं आपको देना चाहूँगा, एक कंपैरिजन मैं आपको देना चाहूँगा कि 2 शब्द होते हैं, एक आयनाइजिंग रेडिएशन, एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो आयनाइजिंग रेडिएशन वो होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जी, और वो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। मोबाइल का जो रेडिएशन होता है
वो नॉन आयनाइजिंग है, जी। उससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं और वो आपकी बॉडी पे किसी भी प्रकार का नकारात्मक असर नहीं डालते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन में जैसे एक्सरे है, जी जी जी, बहुत ही ज्यादा आयनाइजिंग रेडिएशन, सही बात है। और ये समझना होगा। जी ऐसा विषय है सर, ये हम जिस पर जितनी बात करें उतना ही कम है, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय की जो है वो अभी अभाव है। और इस समय आप हमारे दोनों गेस्ट यहाँ उपस्थित हैं, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे स्टूडियो में यहाँ उपस्थित होने के लिए। दर्शकों, ये तमाम जानकारियाँ आप तक यहाँ पहुँचाई गई। और नमस्कार एमपी में आप पूरे 1 घंटे हमारे साथ रहे और निश्चित रूप से आपने बहुत सारा लाभ लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें जानी होंगी। मिलेंगे अगली बार, और अभी इस कार्यक्रम से आप सभी को नमस्कार।